कई सारे वर्कर्स जो कि बड़ी बड़ी क्रूज शिप में काम किया करते थे, उनकी शिप गलती से एक अनजान आइलैंड पर जाकर क्रैश हो जाती है। लेकिन उस आइलैंड पर कुछ ऐसी खतरनाक चीजें मौजूद थी जो उन सारे एम्प्लॉइज की जान के पीछे पड़ गईं। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी सी क्रूज शिप को दिखाते हुए, जो कि कई सारा सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए अमेरिका की तरफ बढ़ रही थी। क्रूज शिप के अंदर कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान और बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत ही ज्यादा काम आने वाले थे। कुछ समय तक तो उनकी शिप आधे से ज्यादा रास्ता तय कर चुकी होती है, लेकिन जब पानी में मौजूद सारी लहरें बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करने लगी तो उस शिप का बैलेंस भी एकदम से बिगड़ने लगता है। ऐसा लग रहा था कि लहरें जानबूझकर ट्राई कर रही हैं कि वो शिप को गिरा दे। उस बड़ी सी शिप का बैलेंस एकदम से बिगड़ने लगता है। उसका डायरेक्शन तो अब एकदम से चेंज हो चुका था, जो किसी अलग ही जगह पर जा रही होती है। शिप को कंट्रोल करने वाले एम्प्लॉइज भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब तो जहाँ समुद्र की लहरें लेकर जाएंगी वहीं पर वो शिप जाएगा। ये एक बहुत ही खतरे का संदेश था, क्योंकि अगर रास्ते में कोई बड़ी सी चट्टान या फिर रॉक आ गया तो शायद उनकी शिप जो कंट्रोल नहीं हो पा रही वो जाकर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वो सभी ट्रैवल करते हुए एक ऐसे रीजन के पास पहुंच गए जहाँ कई सारे बड़े बड़े रॉक्स मौजूद थे। अब ऑब्वियसली कोई कंट्रोल ना होने के कारण वो सीधा जाकर उस रॉक से टकरा जाते हैं। वो बड़ी सी शिप इतनी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हुई कि कोई बचाने वाला नहीं था। उस धमाके में पायलट से लेकर हर एक एम्प्लॉय मारे गए। सारे सामान यहाँ से वहाँ बिखर जाते हैं पानी के अंदर। लग रहा था कि आज ही उनका आखिरी दिन होता है और इतने सारे एम्प्लॉइज एक साथ मारे गए। लेकिन कुछ देर बाद हमें एक छोटी सी नाव दिखाई जाती है जिस पर 3 एम्प्लॉइज सवार थे। ये एम्प्लॉइज उसी दुर्घटना से बचकर यहाँ पर आए होते हैं। कैसे भी करके वो इस कंडीशन में सरवाइव कर रहे थे, पर तीनों काफी डरे होते हैं। उनमें से एक का नाम कॉस्टली, दूसरे का नाम जिम, तो तीसरे का पेरिस होता है। बेचारे इतनी बुरी कंडीशन में फंसने के बाद उन्हें ये भी नहीं पता कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहे थे उसके वो एकदम मिडल में होते हैं और यहाँ चारों तरफ देखने पर भी कोई चट्टानी वाला इलाका दिखाई नहीं देता। लेकिन यहाँ उनके पास एक मैप था, पर उन्हें अच्छी तरीके से देखने ही नहीं आता। उन्हें करंट लोकेशन के बारे में पता था, लेकिन वो सारी जगह मैप पर मौजूद ही नहीं होती। इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि वो गलत रास्ते पर बढ़ रहे हैं। अगर वो मैप के रास्तों को फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली टारगेटेड लोकेशन तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन उतनी बुरी कंडीशन और विदाउट रिसोर्सेज की उनका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। वो सब इतना प्रे करते हैं कि वो बच जाएं और एक सेफ जगह पर चले जाएं। कई देर तक वो उसी नाव के ऊपर वेट करते रहे। दूर दूर तक कोहरा छाया हुआ था और कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब कुछ ही देर में सुबह हो चुकी थी और अच्छी बात उन तीनों एम्प्लॉइज के लिए ये हो गई कि उन्हें एक आइलैंड दिखाई देने लगता है। ये आइलैंड उनसे ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए उन तीनों ने डिसाइड किया कि वो उस जगह पर जाएंगे। अपनी नाव उस तरफ मोड़ने के बाद वो लगातार उसके बीच के किनारे चले गए। इस अनजान से आइलैंड के बारे में उस मैप के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन फिलहाल उनकी कंडीशन ऐसी है कि ज्यादा पानी में रहने के कारण उन्हें हाइपोथर्मिया हो जाएगा। इसीलिए वो उस बीच के किनारे पर आकर थोड़ा सा रेस्ट करने लग जाते हैं। भले ही इस आइलैंड पर कोई रहता ना हो, लेकिन यहाँ कुछ नेचुरल चीजें मिल जाएंगी जिससे वो अपना गुजारा कर सकते हैं। यही सोचते हुए कॉस्टली और जिम और पेरिस इस जगह पर आए थे, पर उनमें से किसी को अंदाजा नहीं कि ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी। उन्हें सामना करना है इतनी खतरनाक मिस्टीरियस चीजों का जो उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। अब वो तीनों वहाँ पर बैठे ही होते हैं, तभी उस जगह पर एक बूढ़ा आदमी आ गया। उस बूढ़े आदमी को अचानक देखकर तीनों ही काफी डर गए, क्योंकि शुरुआत में तो उन्हें लग रहा था कि ये आइलैंड एकदम अबैंडन है, यहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता। लेकिन अचानक वो बूढ़ा आदमी, जिसका नाम हेनरी होता है, उसे देखकर वो चौंक गए थे। हैरी उन तीनों से पूछने लगा कि तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे। वो जैसे ही बताना स्टार्ट करते हैं कि उनकी शिप डिस्ट्रॉय हो गई और वो बचते बचाते यहाँ पहुंच गए, तो हेनरी बात पूरी सुने उन्हें अपने घर लेकर आ जाता है। उन तीनों को थोड़ी राहत मिली थी कि एटलीस्ट उनके अलावा कोई और इंसान यहाँ पर रहता है। कॉस्टली, जिम और पेरिस भी हेनरी के साथ उसके घर के अंदर चले गए। हेनरी एक अच्छे इंसान की तरह उनकी मदद करता है और उन्हें खाने के लिए कुछ देता है। कई घंटों बाद उन तीनों ने कुछ अच्छा खाया था और वो उसमें ही मग्न हो गए थे। खाते खाते हेनरी उनसे डिटेल निकलवाता है कि आखिर वो इस जगह पर क्यों आए और कैसे पहुंचे। कॉस्टली और जिम ने सब कुछ बताया कि कैसे उनकी शिप डिस्ट्रॉय हो गई और वो एक छोटी सी नाव लेकर समुद्र में कई घंटों तक भटक रहे थे। बाद में उन्हें ये आइलैंड दिखाई दिया तो वो बचने के लिए इस जगह पर आ गए। हेनरी भी उन्हें कह रहा था कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो। पर अब उन तीनों का मानना था कि हमारे कई सारे एम्प्लॉय साथी उस शिप के अंदर मारे गए, लेकिन ये भी हो सकता है कि उनमें से कुछ उस दुर्घटना में बचे हो और पानी के अंदर फंस गए हो। तो अगर वो आइलैंड के किनारे एक आग जला देंगे तो उसकी आग की लपटें देखकर वो समझ जाएंगे कि यहाँ पर कोई मौजूद है और इससे बचे हुए एम्प्लॉयज इस आइलैंड पर आ जाएंगे। हेनरी इन बातों को समझता है और उन तीनों को आराम से खाने के लिए कहता है। ये आग जलाने का काम वो खुद कर लेगा, वो सब टेंशन ना ले। अब हेनरी इतना ज्यादा उनकी खातिरदारी क्यों कर रहा है जबकि वो तीनों को जानता भी नहीं। ये किसी अनजान साजिश की शुरुआत हो सकती है जो थोड़ी देर में रिवील होने वाली है।
वो सभी लोग जब नाव में थे तो कॉस्टली को हाथ पर चोट लग गई होती है, इसीलिए अब हर एक की मरहम पट्टी करने के लिए हेनरी ने अपने एक साथी के पास उन्हें भेज दिया। उसके साथी का नाम डग होता है, जो उसी आइलैंड पर एक दूसरे घर में रहा करता था। कॉस्टली, जिम और पेरिस तीनों उस जगह पर चले जाते हैं अपनी मरहम पट्टी कराने के लिए। सब कुछ यहाँ पर एकदम ठीक था और जो लोग उन्हें मिले थे वो अच्छी तरीके से बात कर रहे होते हैं, पर प्रॉब्लम ये होती है कि इतने बड़े आइलैंड पर उन्हें कई सारे घर दिखाई दिए, लेकिन उन घर के अंदर कोई नहीं रहता सिवाय इन चारों के अलावा। यानी कि हेनरी की एक बेटी भी है जिसका नाम क्लेयर होता है और उसकी एक कजिन है जिसका नाम लिया है। तो अब कॉस्टली, जिम और पेरिस के दिमाग में यही सवाल उठने लगता है कि इतने बड़े आइलैंड पर ये चार लोग ये क्या कर रहे हैं, बाकी लोग कहाँ गए जिनके घर वहाँ पर मौजूद थे। अब तो उन्हें बहुत ही ज्यादा शक होने लगता है और उन्हें सच्चाई पता करनी थी। फिलहाल तो वो जिस आदमी के घर पर आए थे तो डग साफ कह देता है कि तुम्हें यहीं पर रुककर कुछ दिन बिताने होंगे। तुम तीनों की बॉडी पर कई सारे चोटों के निशान हैं और अगर समुद्र का पानी तुम्हारे चोटों पर लगा तो तुम्हें इन्फेक्शन हो सकता है। पर अब आइलैंड पर दूसरे लोग क्यों नहीं रहते, यही सारी चीजें वो हेनरी से पूछने लगे। हेनरी उन्हें साफ बता देता है कि कई साल पहले यहाँ लोग रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये आइलैंड एकदम से बंजर होता चला गया। यहाँ के सारे रिसोर्सेज खत्म हो चुके थे और कई बार तो बाढ़ भी आ जाती। इसी रीजन की वजह से बहुत सारे लोग इस जगह से छोड़कर चले गए, लेकिन वो और उसकी फैमिली यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती थी। शुरुआत से ये उनका घर रहा है और इस तरीके से वो उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। तो यही रीजन था कि इतने बड़े पैमाने पर फैले हुए आइलैंड के ऊपर सिर्फ ये चार ही लोग रहते हैं। अब अपना जवाब मिलने पर वो तीनों लगातार उस जगह पर दिन बिताते रहते हैं, पर कोई ऐसी बात थी जो उन्हें मन ही मन खाए जा रही थी। ये आइलैंड ही इतना सुनसान था कि कोई भी जाकर डर जाएगा। रात को सोते समय तो कॉस्टली को कई अनजान आवाजें भी परेशान करती हैं। ये आवाजें फॉरेस्ट के एकदम बीचों बीच से आ रही थी, जबकि उन्हें ये बताया गया होता है कि इस आइलैंड पर उनके अलावा और कोई भी नहीं रहता। जिम और पेरिस ने भी इन चीजों को अच्छी तरीके से नोटिस किया था और वो चाह रहे थे कि आइलैंड को वो अच्छी तरीके से देखें। तो इसीलिए सुबह होने पर बिना पूछे वो निकल पड़ते हैं आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए। हालांकि वहाँ से जाते टाइम डग उन्हें समझा रहा था कि तुम्हें हमारे अलावा यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर रात हो जाती है तो फॉरेस्ट में इस तरीके से घूमना काफी डरावना हो सकता है। और वो तीनों जिस तरीके से शक कर रहे हैं वैसा तो कुछ भी नहीं था, पर वो तीनों अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते थे, इसीलिए दिन के समय फॉरेस्ट के अंदर चले गए। कई दूर दूर तक वो जाकर देखने लगे और सारे अबैंडन घरों के अंदर भी झांकते हैं। अफसोस की बात होती है कि जैसा डग ने कहा था उन्हें कुछ नहीं मिला, पर यहाँ बात ये हो गई कि कुछ ना मिलने का मतलब उस जगह पर ना ही कोई जानवर था और ना ही कोई पशु पक्षी थे। ऐसा लग रहा था कि इस आइलैंड पर कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं मौजूद है उनके अलावा। ये बहुत ही स्ट्रेंज बात थी जिसे कि कॉस्टली और पेरिस एक दूसरे से मिलकर डिस्कशन करने लगते हैं। कॉस्टली और पेरिस को भले ही अभी कुछ मिला नहीं होता, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो अलग अलग रास्ते पर जाएंगे। उन्होंने एक मीटिंग पॉइंट डिसाइड किया जिसमें कुछ घंटों बाद वो वापस उसी जगह पर पहुंचेंगे। उन्हें लग रहा था कि शायद इससे उन्हें और भी जल्दी पता चल जाए इस आइलैंड की रहस्य के बारे में। दोनों निकल पड़ते हैं अपनी डायरेक्शन में और आगे बढ़ते रहते हैं। कई घंटे तक उस फॉरेस्ट में घूमने के बाद हमें पता चला कि कॉस्टली पहले ही उस मीटिंग पॉइंट पर पहुंच चुका है। वहाँ पर एक घर था जिसमें लिया और जिम पहले से ही मौजूद थे, पर बेचारा दूसरी तरफ पेरिस अभी भी फॉरेस्ट में ही होता है। अब धीरे धीरे रोशनी कम होने लगी थी तो पेड़ पौधों की वजह से वहाँ पर अंधेरा होने लगता है। अब यहाँ पर हमें पता चला कि पेरिस को अंधकार में काफी कम दिखाई देता है। एक तो फॉरेस्ट में चलते दौरान उसके पैर पर चोट भी लग गई थी, तो वो ठीक से चल भी नहीं पाता। अब यहाँ पर पेरिस काफी परेशान होकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलत रास्ते पर चला गया। वो तो लगातार अपने दोस्तों को आवाजें भी दे रहा था, लेकिन वो काफी दूर होते हैं। वहाँ घर के अंदर कॉस्टली ने भी जिम को बता दिया कि अभी तक पेरिस लौटा नहीं है। लग रहा है कि वो रास्ता भटक गया है और हमें ढूंढने जाना चाहिए। बेचारा पेरिस यहाँ से वहाँ भागता रहता है और उसे कुछ अनजान आवाजें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तुरंत वो वहाँ से निकलते हुए जहाँ उसे खुली जगह दिखाई दे रही थी वो भागता जा रहा था। उसके चेहरे पर एक अनजान सा डर दिखाई देता है। अब डग यहाँ जब कॉस्टली और जिम के पास आता है और उसे पता चला कि पेरिस फॉरेस्ट में मौजूद है, तो डग काफी चौंकते हुए उन्हें कहने लगा कि तुम उन्हें ढूंढने नहीं जाओगे। ये समय रात का है और इससे तुम लोगों की भी जान खतरे में पड़ जाएगी। डग के हिसाब से पेरिस को ढूंढने के लिए तुम्हें सुबह ही जाना चाहिए, क्योंकि इस फॉरेस्ट में रात का समय काफी खतरनाक होता है। ये बातें सुनने के बाद कॉस्टली और जिम को लगने लगा कि कहीं पेरिस की जान खतरे में तो नहीं है। डग के इतना ज्यादा इंसिस्ट करने पर वो एक रात रुक जाते हैं और सुबह होने पर फॉरेस्ट में जाते हैं अपने दोस्त को ढूंढने के लिए। शॉकिंग बात होती है कि जिसका डर था वही हुआ। उन्हें पेरिस की डेड बॉडी जमीन पर पड़ी हुई दिखाई दी। कॉस्टली जिम अपने साथी को इस तरीके से मरा हुआ देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हुआ, क्योंकि वो सारे एम्प्लॉयज काफी बहादुर होते हैं। उन्हें इस तरीके से मारा बिल्कुल भी नहीं जा सकता।
अब पेरिस की बॉडी पर लगे हुए घावों को देखकर ये कहा जा सकता है कि उसे ऊंचाई से धक्का दिया गया है। आखिर ये गंदा काम किसने किया होगा ये उन्हें नहीं समझता, पर बेचारे कॉस्टली और जिम एकदम से मजबूर हो गए थे इस आइलैंड पर रहने के लिए। जब तक कोई रेस्क्यू टीम यहाँ पर नहीं भेज दी जाती वो बाहर नहीं निकल सकते। पर ये होगा कैसे उन्हें नहीं समझता, क्योंकि ये आइलैंड तो मैप पर भी नहीं मौजूद है। पर यहाँ कॉस्टली और जेम्स साइड में आकर बात करने लग जाते हैं कि उन्हें जरूर इस आइलैंड पर कुछ शक लग रहा है। या तो ये आइलैंड ही खतरनाक है या फिर यहाँ पर रहने वाले लोग जरूर वो हमसे कुछ छुपा रहे हैं और उसी मिस्टीरियस चीज ने पेरिस की जान ली है। यानी अब दोनों ही इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रेडी थे। कॉस्टली और जिम को सबसे ज्यादा शक उस आइलैंड पर मौजूद उन दोनों औरतों पर होता है। जब से वो इस आइलैंड पर आए थे उनका बिहेवियर बहुत अजीब हो गया था। फर्स्ट टाइम में तो क्लेयर और लिया नाम की लड़कियों ने तो उनके ऊपर हमला भी करने की कोशिश की। बाद में हेनरी ने आकर ही उन्हें बचाया था। वो ये भी नोटिस करते कि जैसे जैसे रात होने लगती क्लेयर और लिया की बॉडी का कलर चेंज होने लगता। इनफैक्ट उनकी आंखें भी एकदम से बदलने लगती। हेनरी और डग ने तो सिंपली यही बताया होता है कि उन दोनों लड़कियों को कोई अनजान बीमारी है। ये बीमारी वो ठीक नहीं कर पा रहे थे शहर में, तो वो इसे यहीं पर रखकर सुधारते हैं। लेकिन उनमें से क्लियर सबसे ज्यादा खतरनाक लगती है। सुनने में ये भी आया था कि वो लड़कियां आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती और उन्हें कमरे में जबरदस्ती बंद करके रखना पड़ता है। क्लियर तो रात के समय अपना कुछ रिचुअल करते रहती है एक आग की गोले के सामने। उसने तो अपने ऊपर एक ब्लैक हुडी भी पहन रखी होती है और समझती है कि वो कोई जादू टोना कर रही है। कॉस्टली और जिम तो शुरुआत से ही इसे पागलपन समझ के इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं उन्हें लगने लगा था कि शायद इन चीजों का रिलेशन पेरिस की मौत से है। जरूर रात के समय उन्हीं औरतों ने पेरिस पर हमला करके उसे मार दिया होगा। पर फिलहाल के लिए कॉस्टली और जिम के पास इसका कोई सबूत नहीं था, तो वो वहां से चले जाते हैं घर की तरफ। पर उन्हें अब उन दोनों औरतों के ऊपर शक हो चुका था। वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे और यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे उन्हें नहीं समझता। फिलहाल वो अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं, पर कॉस्टली को नींद नहीं आ रही थी। कॉस्टली तो अब इन चीजों के बारे में और जानना चाहता था, इसीलिए वो पूरी जगह को चेक करता है। अचानक कॉस्टली को जमीन पर पड़ी हुई एक डायरी मिली। ये डायरी बहुत ही ज्यादा पुरानी थी, तो वो अपने कमरे में जाकर उसे पढ़ने लगा। डायरी के अंदर साफ लिखा होता है इस आइलैंड के बारे में कि कैसे कई सारे लोग यहाँ पर रहा करते थे। इनफैक्ट हेनरी, डग और उसके वो दोनों लड़कियां यहाँ पर पहले नहीं रहते थे, वो कुछ समय बाद यहाँ पर आए होते हैं। बट उस आइलैंड पर कुछ ऐसा होने लगा जिससे कई सारे लोग वहाँ से भागना चाहते हो। रात के समय कई सारी डेड बॉडीज दिखाई देने लगी जो अनजान तरीके से मारे जा रहे थे। आज तक उन चीजों का रीजन पता नहीं चला। कॉस्टली एकदम चौंक जाता है, क्योंकि हेनरी के हिसाब से तो वो यहाँ से शुरुआत से ही रहते आ रहे हैं और जो लोग यहाँ नहीं रहना चाहते थे वो हमेशा के लिए यहाँ से चले गए। पर उस डायरी में लिखा है कि वो जाना तो चाहते थे, लेकिन वो सब बहुत बुरी तरीके से यहीं पर मारे गए। कॉस्टली अब इन चीजों की वजह से काफी डर गया था। उसने ये सारी बातें जिम को बताई और कहने लगा कि हमें भी इस आइलैंड से निकलना होगा। पेरिस की जान जिस तरीके से गई, शायद उनकी भी जान खतरे में पड़ सकती है। कॉस्टली और जिम डिसाइड कर लेते हैं कि वो आगे कुछ पता करने की कोशिश नहीं करेंगे और सबसे पहले यहाँ से निकलेंगे। अच्छी बात ये हुई कि उनकी बोट ज्यादा दूरी पर नहीं थी। सारी रिसोर्सेस और वो अपने सामान इकट्ठा कर लेते हैं ताकि वो बोट पर चले जाएं और धीरे धीरे इस आइलैंड से दूर जाकर अपने आप को सेव कर दे। पर यहाँ उन्हें तैयारी करते हुए रात हो चुकी थी और फॉरेस्ट के अंदर चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। उन्हें इस अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता कि किस राइट डायरेक्शन में जाना है। उनके लिए ये फॉग बहुत ही ज्यादा डेंस थी, जिसके आर पार देख पाना काफी मुश्किल था। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन में कभी हम फंस जाएं जिसमें कि चारों तरफ फॉग मौजूद हो और हमें वहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है, तो इन चीजों में सबसे पहले बात ये समझ लेनी है कि फॉग हमेशा डेंस ऊपर की तरफ होते हैं और जब ग्राउंड की तरफ आते जाते हैं तो वो थोड़ा थिनर हो जाते हैं। तो इस पूरी सिचुएशन से निकलने के लिए हमें क्रॉलिंग करनी होगी, यानी जमीन पर लेटते हुए आगे बढ़ना होगा। इससे होगा ये कि फॉग नीचे की तरफ जो थिनर होती है, तो हम नीचे की तरफ से आसानी से देख पाएंगे कि आगे कोई जाने का रास्ता है भी कि नहीं। इससे हम फॉग के डेंस वाले इलाके को आसानी से पार करके दूसरी तरफ जा सकते हैं। पर याद रहे, ये टेक्निक यूज करने के साथ साथ हमें कोई विसल या फिर कोई सिग्नल देना होगा, जिससे कि अगर सामने से कोई भी चीज आए तो वो हमें दिखाई दे। नहीं तो कोई दूसरा इंसान हमारे ऊपर चढ़ सकता है और इससे हमें चोट लग सकती है। अगर हम अपने नी के बल भी बैठ जाएं और धीरे धीरे आगे बढ़े तो ये भी टेक्निक काम आ सकती है। लेकिन यहाँ बेचारे कॉस्टली और जिम इतना ज्यादा डर गए थे क्योंकि उन्हें आवाज आ रही थी और ये आवाजें इतने सारे लोगों की थी जो मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं। शॉकिंग बात तो ये थी कि उस आइलैंड पर जब कोई रहता ही नहीं तो इतने लोगों की आवाजें कैसे आ सकती हैं। बेचारे फिलहाल बहुत ही ज्यादा डर के मारे वहां से भागने लगते हैं
उन दोनों को ये था कि कैसे भी वो अपने बोट के पास पहुंचे और वहां से निकल जाएं। लेकिन ऑब्वियसली फॉग के कारण उन्हें समुद्र में नहीं दिखाई दे रहा था कि वो किस जगह पर जाएंगे। ट्रेवल करते हुए वो एक ऐसे किनारे पर पहुंचे जहां से नीचे गिरने पर उनकी मृत्यु तय थी। वहां पर बड़े बड़े रॉक्स होते हैं और एक गलत कदम उनकी जान ले सकता था। पर अच्छी बात हुई कि उस जगह पर हेनरी आ जाता है। हेनरी ने उन दोनों को दूर से देख लिया और वहीं पर खड़े रहने के लिए कहा। कॉस्टली जिम रुक जाते हैं और अब हेनरी उन्हें अपने पास बुलाकर घर के अंदर लेकर गया। हेनरी सबसे पहले उन पर काफी चिल्ला रहा था क्योंकि उन्हें जाने अनजाने में भी ये गलती नहीं करनी चाहिए, इससे उनकी जान चली जाएगी जैसे बाकियों की गई थी। हेनरी ने उन्हें क्लियर कर दिया कि तुम इस आइलैंड से नहीं निकल सकते। जिन लोगों ने भी ये कोशिश की उनकी जान चली गई, जैसे कि तुम दोनों का दोस्त पेरिस। कॉस्टली और जिम को कुछ समझ नहीं रहा था कि हेनरी क्या बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब जाकर पता चला इस पूरे आइलैंड का एक रहस्य। हेनरी तो उन्हें धीरे धीरे करके सारी बातें बताने लगता है। हेनरी ने उन्हें इसी आइलैंड की कहानी बताई कि कई साल पहले जब ये आइलैंड बहुत सारे लोगों से घिरा हुआ था और अलग अलग देशों के लोग यहाँ पर आकर रहा करते थे, सभी लोगों ने अपनी जीवन यापन की तरकीबें निकाल ली थी। पर उस आइलैंड की जमीन इतनी ज्यादा उपजाऊ नहीं है कि वो अपने रिसोर्सेज उगा सके। सभी लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती क्योंकि ये आइलैंड उस तरीके से रिएक्ट नहीं करता जैसा कि नेचुरल आइलैंड करते हैं। वहाँ पर अच्छी तरीके से ना तो फ्रूट उगा करते और ना ही कुछ ऐसे पेड़ पौधे जिसे वो खाकर अपना पेट भर सके। पर जितने भी लोग थे वो कैसे भी करके अपने दिन काटते चले गए। उन्होंने पत्थरों की मदद से अपने घर बनाए जिन्हें एक अच्छा खासा शेल्टर मिल सके। पर एक दिन उस आइलैंड पर एंट्री होती है एक लेडी की। उस लेडी का नाम फिन था जिसके ब्लॉन्ड हेयर थे और वो दिखने में तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी। जब लिन उस जगह पर आती है तो सभी उसका स्वागत करते हैं। आइलैंड पर जितने भी मेल मेंबर्स थे वो तो लिन को देखकर एकदम चौंक ही गए क्योंकि सभी उसकी खूबसूरती के पीछे पागल हो चुके थे। धीरे धीरे लिन भी उनकी फैमिली मेंबर बन चुकी थी और वो उसी आइलैंड पर रहती उनके साथ। चौंकाने वाली बात ये हुई कि जब से लिन उस आइलैंड पर आई थी सब कुछ बदल चुका था। वहाँ पर जो रिसोर्सेस एकदम से कम हो चुके थे उनका उत्पादन पहले से काफी अच्छा हो चुका होता है। पेड़ पौधे एकदम अच्छी तरीके से खिलने लगे और उनके जीवन यापन में काफी सुधार आने लगा। वहाँ जितने भी रहीवासी थे वो लिन को एक लक की तरह मान रहे थे कि उसके आने की वजह से सब कुछ ठीक हो रहा है। आइलैंड की वो जमीन जो एकदम से उपजाऊ नहीं थी और वहाँ पर फसल नहीं उगाई जा सकती, वो अचानक से उपजाऊ बन गई होती है। भारी मात्रा में फसल उगने लगी और फल फ्रूट इतने ज्यादा होते हैं कि उन्हें रिसोर्सेज की टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं। वो छोटा सा आइलैंड अब बहुत ही उन्नति करने लगा था और ये सारा क्रेडिट जाता है लिन को, क्योंकि रियलिटी तो ये थी कि लिन कोई आम लेडी नहीं होती, वो तो इंसानी रूप में एक देवी होती है जो यहाँ पर उन सभी इंसानों का कल्याण करने आई है। सभी देवताओं ने मिलकर इस देवी को इस इंसान की बॉडी में आइलैंड पर भेजा था ताकि वो वहाँ जाकर सब कुछ ठीक कर सके। ये पूरा प्लान होता है गॉड और गॉडेस का, पर इंसानों को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं। वो तो लिन को देखने से एक इंसान ही समझते थे और अब सारी चीजें प्लान के अनुसार हो रही थी क्योंकि उस आइलैंड की सारी हालात एकदम से बदल गए होते हैं। पर कहते हैं ना, कुछ इंसानी सभ्यताओं को उन्नति बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो अपने लेवल आखिरकार दिखाई देते हैं। एक दिन उसी आइलैंड पर मौजूद किसी अनजान आदमी ने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने के बाद लिन के ऊपर हमला कर दिया। वो उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की भी कोशिश करता है। लिन बेचारी फॉरेस्ट के अंदर चिल्लाती रह गई लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आ पाया। उस ड्रंक आदमी ने तो लिन को काफी ज्यादा मारा और उसे बेहोश करते हुए उसकी जान ही ले ली। बेचारी लिन बहुत ही ज्यादा रोते हुए वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। अब बात यह आई कि लिन तो एक देवी थी, आखिरकार एक नॉर्मल इंसान उसे कैसे मार सकता है? क्या उसके पास कोई शक्तियां नहीं? बात ये थी कि लिन देवी का रूप होती है लेकिन फिलहाल के लिए वो एक नॉर्मल इंसान है। वो बिल्कुल भी बाकी इंसानों को अपना रूप नहीं दिखा सकती और ना ही वो इस दुनिया में कोई एक्स्ट्रा पावर कैरी करके आई है। तो अब वो ड्रंक आदमी और उसके कुछ साथी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और उन्हें पता चल गया था कि उन्होंने काफी बड़ी गड़बड़ कर दी है। लिन की बॉडी वहीं पर पड़ी हुई थी, इसीलिए वो दोनों जाकर उसे कहीं पर छुपा देते। उन इंसानों को लग रहा था कि इससे किसी को पता नहीं चलेगा और उनका आइलैंड तो पहले से और अच्छा होता जा रहा है, तो वो अब और ज्यादा उन्नति करते जाएंगे। लेकिन यहीं से एक कर्स लग चुका था उस पूरे आइलैंड को। लिन के आने पर जो पेड़ पौधे और जमीन एकदम उपजाऊ हो चुकी थी वो पूरी तरीके से तहस नहस होने लगी। जितना भी जीवन उस आइलैंड पर मौजूद था वो सब खत्म हो जाता है। आइलैंड पर जितने भी मेल मेंबर्स थे उनकी अचानक से मृत्यु होने लगी और ये मृत्यु कोई और नहीं बल्कि उस आइलैंड पर रहने वाली वोमेन्स करती थी। लग रहा था कि उन सभी औरतों को कोई तो कंट्रोल कर रहा है क्योंकि उनकी आंखें और एकदम बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गए थे। कोई इन्हें प्रेरित कर रहा था सभी मेल मेंबर्स को बहुत बुरी तरीके से मारने का। शायद ये लिन द्वारा दिया गया कर्स है जो पूरे आइलैंड को बर्बाद करके ही रहेगा। आइलैंड पर जितनी भी औरतें थी उस पर ये कर्स सबसे ज्यादा लगा होता है। यानी वो देवी थी जिसकी मृत्यु कर दी गई वो ही इन्हें कंट्रोल करती और फोर्स करती कि वो आइलैंड के सभी मर्दों को मार दे। यहाँ तक कि जो भी बाहर का विजिटर इस आइलैंड पर आता वो भी बुरी तरीके से मारा जाता।
आइलैंड का कर्स इतनी बड़े पैमाने पर फैला होता है कि उसके एक रडार तक कोई भी अगर बड़ी सी शिप उसके पास से गुजरती तो उसके अंदर कुछ खराबी आ जाती और शिप वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती। जो भी अगर वहां उस आइलैंड पर पहुंच जाते तो उनका बचना नामुमकिन था। वो उसी समय से कर्स से जुड़ चुके होंगे और ये पूरा आइलैंड धीरे धीरे उन्हें खत्म करता जाएगा। सेम ऐसा ही कॉस्टली, जिम और पेरिस के साथ हो रहा था। उनमें से पेरिस तो मर चुका होता है, लेकिन अब बारी होती है कॉस्टली और जिम की। हेनरी ने तो उन्हें सारी सच्चाई बता दी थी कि वो चाह कर भी यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकते। देवी अपने कर्स को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है और देवी की ताकत ने जानबूझकर उन चारों इंसानों को इस आइलैंड पर रखा था क्योंकि वो क्लेयर और लिया की बॉडी को कंट्रोल करती थी। उन्हीं दोनों को कंट्रोल करके वो आने वाले लोगों को मार देती, जैसा कि पेरिस को मारा था। यानी उस रात पेरिस को क्लेयर और लिया ने मिलकर खत्म किया होता है। ये पूरा कर्स सालों से चला आता रहा है और पता नहीं कब खत्म होगा। लेकिन इन चीजों के बावजूद भी कॉस्टली और जिम यहाँ पर रहना नहीं चाहते। उन्हें चाहिए था कि वो कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकल जाए। अब हेनरी भी, जो इतने सालों से इस आइलैंड पर रहकर इतने लोगों की मौतें देखता आ रहा था, वो भी काफी ज्यादा थक चुका होता है। वो इस कर्स को तोड़ना चाहता था, इसीलिए उसने प्लान बनाया कॉस्टली और जिम के साथ ताकि वो यहाँ से भाग जाए। रात का समय जैसे ही शुरू होता है तो क्लेयर और लिया के ऊपर वो हावी होने लगी थी। उनकी आंखें एकदम से व्हाइट हो गई और शायद वो उनके ऊपर हमला करने के लिए रेडी हैं। हेनरी ये सारी बातें जानता था, इसीलिए उसने चोरी चुपके क्लेयर और लिया को बांध दिया ताकि कॉस्टली और जिम भाग पाए। लेकिन उस गॉडेस की शक्तियां इतनी ज्यादा थी कि वो सारी चीजों में से आजाद होकर क्लेयर और लिया को हमला करवा देती हैं कॉस्टली के ऊपर। हेनरी ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कॉस्टली बेचारा मारा गया। जिम तो अपनी जान बचाकर वहां से काफी दूर निकल गया था। लकीली उसे अपनी वो अनजान बोट भी मिल गई जिसके ऊपर वो चढ़ जाता है और लगातार पानी में आगे बढ़ते रहता है। पर यहाँ वो कर्स इतना ज्यादा खतरनाक था कि जिम को भी वो कंट्रोल करने लगा। जिम की आंखें भी वैसे ही होने लगी थी और उसकी बॉडी एकदम से चेंज हो जाती है। जिम तड़पता हुआ पानी के अंदर ही गिर गया और वहां से उसका क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। यानी एक बार फिर से उस आइलैंड पर जो कर्स था वो लोगों को मारने में कामयाब हो चुका है। सब कुछ खत्म होने के बाद क्लेयर और लिया बैक टू नॉर्मल हो जाती हैं। पर उन सभी को भी रियलाइजेशन था कि कर्स के चंगुल में फंसकर उन्होंने कितने लोगों की जानें ली हैं और अब शायद वो दोनों इन चीजों को सह नहीं पा रहे थे। इसीलिए अब क्लेयर और लिया ने आखिरकार ये सब रोकने का डिसाइड किया। वो दोनों एक पहाड़ के कोने पर आ जाते हैं और वहां से साथ में कूद पड़ते हैं। दोनों की बहुत बुरी तरीके से वहां पर मृत्यु हो गई थी। यानी बात साफ है कि आइलैंड पर अब ऐसी कोई भी वुमेन नहीं मौजूद है जिस पर वो खतरनाक गॉडेस कंट्रोल करके इंसानों पर हमला कर सके। धीरे धीरे उस आइलैंड पर गॉडेस का कर्स एकदम से कम हो जाता है। लग रहा था कि अब कोई भी वुमेन ना होने के कारण वो आइलैंड पूरी तरीके से सेफ हो जाएगा। लेकिन बात ये रही कि जिम तो वहां से निकल चुका था, तो फिर उसके ऊपर कैसे कोई कंट्रोल कर सकता है और आखिरकार वो जिंदा भी है कि नहीं, ये सब एक मिस्ट्री बनकर रह जाती है और वो आइलैंड हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। हमारी भी ये मिस्टीरियस कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।